द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? एक होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें चर की अधिकता, चर आप जानते हैं, कल हमने बताया था, चर और अचर, ज्ञात पद और अज्ञात पद। चर पद वे होते हैं जिनका मान परिवर्तनशील होता है, प्रत्येक स्थान पर उनके मान में परिवर्तन होता रहता है। जितने अक्षर होते हैं वे सभी चर होते हैं, चाहे एक्स वाई जेड हिंदी में आपने या काका गागा चाचा जिसका भी आप प्रयोग करते हैं, ये सभी चर हैं। इनका मान स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण इनको चर कहा जाता है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? लाइनियर इक्वेशन जिसको कहते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है, यानी एक्स रहेगा, वाई के रूप में रहेगा, जेड के रूप में रहेगा। और दूसरा है द्विघात समीकरण, एक चर वाले द्विघात समीकरण जिसमें केवल एक ही चर होगा लेकिन उस चर की अधिकतम घात 2 होगी। तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका स्वरूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। 0 लिखें या न लिखें, ax² प्लस bx प्लस c, यही द्विघात समीकरण का स्वरूप है, जिसमें चर आप देखें x चर है और यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है। यहाँ अधिकतम घात 2 है, यहाँ इसमें 1 है, तो सबसे अधिक घात 2 होनी चाहिए अगर द्विघात समीकरण है तो वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। तो इसका स्वरूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें देखें प्रतीकों के भी सामान्य अर्थ हैं। इसमें a b c ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, यानी जो संख्या होती है 1 2 3 4 5 से लेकर के 1000 तक। ये a का मान भी संख्यात्मक होता है, b का मान भी संख्यात्मक होता है और c का मान भी संख्यात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर x² a से गुणा करेंगे तो ax² होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x² का गुणांक a है। यहाँ b x है, x में b का गुणा करेंगे तभी bx होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का गुणांक b है और यहाँ अंतिम पद आपका c है, तो ये अंतिम पद का गुणांक c है। ये तीनों वास्तविक संख्याएं जिनका मान संख्यात्मक होता है। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। एक घात वाला रैखिक समीकरण या एक चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसमें चर का केवल एक मान होता है, लेकिन जो द्विघात समीकरण होता है उसमें चर के 2 मान होते हैं। जैसे x² है, अगर इसको आप हल करते हैं तो x का 2 मान आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 है, तो 2 घात होने पर 2 मान आएगा। अगर अधिकतम घात 3 है तो 3 मान आएगा, अधिकतम घात 4 है तो 4 मान आएगा। x के या चर के इन्हीं मानों को द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। चर के इन्हीं मानों को द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। तो जो जितने भी द्विघात समीकरण होते हैं उसके 2 मूल होते हैं, एक को प्रथम मूल और दूसरे को द्वितीय मूल, यानी पहला मान और दूसरा मान। क्योंकि द्विघात समीकरण में चर के 2 मान प्राप्त होते हैं, उन्हीं मानों को समीकरण का मूल कहा जाता है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया है, जिसको श्रीधराचार्य जी का सूत्र कहते हैं। श्रीधराचार्य जी का सूत्र, क्या सूत्र है? देखें, x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
x का मान होगा x, अगर x के स्थान पर चर y है तो y लिखेंगे, चर z है तो z लिखेंगे, जो भी यहाँ चर आपका है द्विघात समीकरण में वही यहाँ लिखेंगे। तो x है तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, पूरे का बटे 2 ये है। इस समीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है? इसी द्विघात समीकरण से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। परसों हमने इस पर डिस्कस किया था और आपका हल किया था। आज फिर हम इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखें, इस समीकरण को इसी समीकरण के द्वारा प्राप्त किया गया है। चलें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बराबर 0 आपका हो गया। अब हम पहले क्या करना हमें कि समीकरण के दोनों पक्ष, दो पक्ष होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, वाम पक्ष इसको कहेंगे, इसको दक्षिण पक्ष है। दोनों पक्षों में 4a से गुणा करते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर आप ध्यान दें कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप अपने मित्रों को इसकी जानकारी दे दें और वे अपना मोबाइल नंबर विद्यालय में रजिस्टर्ड करा दें, जिससे ऑनलाइन कोचिंग आपके सामने जा सके, आप उसका अध्ययन कर सकें। 4a से गुणा करने पर करें गुणा। चलें, पहले हम गुणा करेंगे ax स्क्वायर में 4a से गुणा करेंगे तो a की घात 2 हो जाएगी, 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस bx में 4a से गुणा करेंगे तो 4a dx। अब c में 4a से गुणा करेंगे प्लस 4ac बराबर 0 इंटू 4a, 0 हो गया। किसी भी पद अथवा संख्या से अगर 0 का गुणा होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा फिर? 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx प्लस 4ac इक्वल टू 0 इतना है। अब इसमें देखें कि ये पहला पद है, क्योंकि 3 पद होते हैं द्विघात समीकरण में, प्रथम पद, मध्य पद और अंतिम पद। प्रथम पद, मध्य पद, अंतिम पद, और मध्य पद में प्रथम और द्वितीय दोनों पद शामिल रहते हैं। यह है प्रथम पद का वर्ग, यह है अंतिम पद का वर्ग, प्रथम पद का वर्ग और ये अंतिम पद का वर्ग। तो इस नाते आप जान लें कि मध्य पद में दोनों पद शामिल रहते हैं। अब देखें कि इसमें कौन सा ऐसा पद है जिसमें पहला पद शामिल है। पहले पहला पद ज्ञात करें, क्योंकि पहले पद का वर्ग है। क्योंकि वर्ग समीकरण में क्या होता है? पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद का वर्ग। देखें क्या होता है, दो पदों के एक पद का अंतर का वर्ग होता है। पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और धन दूसरे पद का वर्ग। तो कोई जरूरी नहीं है कि वर्ग के रूप में हो, लेकिन मध्य पद में दोनों पद शामिल रहते हैं। जब आप पूर्ण वर्ग बनाएंगे तभी ये मसला होगा, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। चलो हम आपको क्या करना है कि पूर्ण वर्ग बनाने का काम करते हैं। पूर्ण वर्ग किसको बनाया जा सकता है? पूर्ण वर्ग आप इतने को बना सकते हैं, क्योंकि इसमें देखें ax है, इसमें ax आपका है। इसको अगर तोड़ें आप तो ये हो जाएगा किसका वर्ग है? 2ax का होल स्क्वायर है ये। और इसमें देखें प्लस 2 इंटू 2ax और इंटू b। इसका मतलब अगर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो दूसरा पद हमको b मिलता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम होता है पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और धन दूसरे पद का वर्ग।
यानी अगर हम इतने में b का स्क्वायर दूसरे पद का वर्ग जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग हमको इसी को बनाना है। देखें ये मध्य पद हो जाएगा क्योंकि इसमें पहला पद है, तो जिसमें पहला पद होगा वही मध्य पद होगा। इस नाते दूसरे पद की खोज के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पद होता है बराबर मध्य पद बटे 2 गुणे पहला पद। दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। तो दूसरा पद बराबर हो जाएगा मध्य पद बटे 2 गुणे पहला पद। देखें मध्य पद कितना है 4abx और बटे 2 गुणे पहला पद है 2ax। देखें 2 2 4 कट गया, a कट गया, x कट गया, क्या बचा b। इसका मतलब दूसरा पद b है। तो अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसमें b स्क्वायर जोड़ देंगे। लेकिन केवल एकाकी काम आप नहीं कर सकते कि एक में जोड़ दीजिए काम हो गया। नो, समीकरण के मान में कोई परिवर्तन ना हो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्योंकि समीकरण के 2 पक्ष हैं, एक वाम पक्ष है दूसरा दक्षिण पक्ष है, तो दक्षिण पक्ष में भी हमको b स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। इधर आप b स्क्वायर जोड़े और इधर b स्क्वायर जोड़े। देखें समीकरण का क्या स्वरूप हो जाएगा, समीकरण का क्या स्वरूप हो जाएगा, 4ax a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4abx प्लस b स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0 में जोड़ देंगे तो केवल b स्क्वायर लिखे, 0 लिखने कोई मतलब नहीं, b स्क्वायर उधर भी हो गया। अब ये पूर्ण वर्ग है, इतना पूर्ण वर्ग हो गया। कितना पूर्ण हो गया, क्योंकि मध्य पद धनात्मक है, इसका मतलब 2 पदों के योग का होल स्क्वायर है। तो दोनों पद कौन से होंगे, पहला पद हो गया 2ax और दूसरा पद हो गया b। तो किसका होल स्क्वायर हो गया ये 2ax प्लस b प्लस यहां लिखेंगे 4ac बराबर b स्क्वायर। अब हम इसको हटाते हैं, 4ac को इधर से हटा दीजिए, हटाएंगे हटा देंगे तो हो जाएगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका मान निकालने के लिए आप जानते हैं जैसे x स्क्वायर आपका दिया हुआ है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल लेते हैं। x बराबर √4 बराबर आता है प्लस माइनस 2, यानी प्लस 2 भी हो सकता है और माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 होगा। तो उसी तरह से अगर इसका मान आपको निकालना है तो ये वर्ग हट जाएगा, यहां रूट लग जाएगा। 2ax प्लस b इक्वल टू रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करिए, इसको उधर करिए, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए जो भी इनके साथ है उनको हटाना पड़ेगा क्रमशः। तो पहले प्लस और माइनस वाले को हटा सकते हैं, ये गुणनफल में है, ये इसको नहीं हटा सकते, पहले आपको इसी को हटाना पड़ेगा। तो हटाए चलें, तो 2ax इक्वल टू ये इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस b और ये प्लस है, ये है तो प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि रूट में देखिए हमने लगाया हुआ निकाल, इसका मान निकलेगा नहीं, तो प्लस माइनस आप पहले लगा सकते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे हो गया। अब क्या करें, आपको x का मान निकालना है, चलिए x है तो x का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या होगा, 2 ये नीचे जाएगा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे है, क्योंकि पूरे के बटे जाएगा ये अपॉन 2। यही देखें श्रीधराचार्य का सूत्र हो गया। इसी सूत्र में समीकरण के दोनों मूल निहित हैं,
इसी सूत्र में समीकरण के दोनों मूल हैं। आप अलग अलग भी हल कर सकते हैं, एक साथ भी हल कर सकते हैं। देखें कैसे हल करेंगे। इसी समीकरण में दोनों मान आपके निहित हैं, क्योंकि दोनों मान को आप x1 x2 लिख सकते हैं। दोनों मानों को आप x1 x2 लिख सकते हैं। तो अगर x1 x2 के रूप में लिख सकते हैं तो ये बराबर आपका हो जाएगा, अलग कर देंगे, माइनस बी प्लस पहले लेंगे रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे बटे 2a। और दूसरे मान के लिए x2 के लिए आप लेंगे माइनस बी, माइनस लेंगे क्योंकि प्लस माइनस है तो एक बार प्लस से लीजिए, दूसरी बार माइनस से, माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। ये दोनों मान हो गए। समीकरण का पहला मूल ये हो गया, दूसरा मूल ये हो गया। यानी पहले मूल आपको आप इससे ज्ञात करेंगे और दूसरे मूल को इससे, लेकिन एक साथ भी आप दोनों मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कैसे आप ज्ञात करेंगे, बाद में अलग हो जाएंगे प्लस माइनस के द्वारा। ऐसे देखा, हम एक समीकरण आपको दे रहे हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस इक्वल टू 0। यहां देखें एक के स्थान पर यहाँ इसलिए कोई गुणांक है नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है। इसका मतलब जिसका कोई गुणांक नहीं होता उसका एक गुणांक होता है, जिसका कोई गुणांक न हो उसका गुणांक एक होता है, जिसके पहले कोई संख्या नहीं होती उसका गुणांक एक माना जाता है। तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने बताया ए होता है, एक्स का गुणांक बी होता है और अंतिम पद का गुणांक सी होता है। यही तीनों मान हो गए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो ए बराबर 1 हो जाएगा। एक्स का गुणांक 5 है तो बी बराबर चिन्ह सही लिखेंगे -5, क्योंकि हम माइनस है तो माइनस तभी आएगा जब एक्स में -5 से गुणा करेंगे। तो एक्स का गुणांक हो गया -5 और अंतिम पद का गुणांक आपका हो गया c बराबर 6। अब यही मान आप रखेंगे, चले तो x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। चले मान रखें, x बराबर b का मान देखें -5 है और यहाँ -b है तो कोष्टक में लिखेंगे मान। यहाँ माइनस जब हो तो कोष्टक में लिखा जाता है मान। माइनस हो गया पहले b का और उसके बाद ये b का मान -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मान है क्या होगा, -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 1 है इंटू सी का मान 6 है और अपान 2 इंटू ए का मान 1 है। चलो अब हल करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो गया प्लस माइनस अंदर हल करें 5 बचे 25, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 बचे 25 हो गया माइनस 4 एकम 4 और चौका 24 कितना हो गया -24 और पूरे बटे 2 हो गया। अब घटा दें आप तो हो गया 5 प्लस माइनस 1/2। अब यहीं से आप अलग कर लें तो अलग करने पर क्या आएगा मान, यहां देख हम कर दे रहे हैं 5 प्लस -1 और 2 ये मान हो गया। अब एक बार प्लस से लेंगे दूसरी बार माइनस से, बराबर हो गया पहले प्लस से लें तो 5 प्लस 1/2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो एक मान आपका 3 हो गया। अब फिर एक बार माइनस से लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर, चाहे x1 x2 कर सकते हैं, ये आपका 5 -1/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू। तो x का 2 मान आ गया, एक तो x बराबर 3 आ गया और दूसरा x बराबर, क्योंकि द्विघात समीकरण है, हमने आज बताया था द्विघात समीकरण में
चर का 2 मान आएगा, त्रिघात होगा तो 3 मान आएगा, चतुर्थ घात समीकरण होगा 4 मान, जितनी घातें होंगी उतने मान आपके होंगे। चलो हम इसको हल भी कर दे रहे हैं। इस समीकरण को हम सामान्य रूप से हल करते हैं, जैसे गुणनखंड के माध्यम से आप करते हैं उसी तरह से हल कर लेते हैं, देखें क्या मान आता है। चलो जब इनका गुणनखंड हमको करना होता है तो पहले हम प्रथम पद के गुणांक का अंतिम पद के गुणांक से गुणा करते हैं। प्रथम पद आपका ये है, मध्य पद ये है और अंतिम पद ये है, तो प्रथम पद का गुणांक गुणे अंतिम पद का गुणांक। अगर प्रथम पद का गुणांक 1 होता है तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या तो आपको गुणा करना पड़ेगा। तो प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक दोनों का गुणा करें तो 6 × 6। अब 6 के 2 ऐसे गुणनखंड हमें करना है कि जिनका योग अथवा अंतर दोनों हो। मध्य अंतर करने पर आवे तो अंतर करिए और योग करने पर आवे तो योग करिए। 6 के 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 5 हो, मध्य पद का गुणांक 5 है, 5 हो तो 3 2 या 2 3 चाहे आप जो लिखें 2 × 3 ये हो गया, और योग 5 होना चाहिए तो 5 = 2 + 3, यानी 5 को हम 2 भागों में, इसको कहते हैं मध्य पद को बांटकर गुणनखंड करना। मध्य पद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड करना। तो मध्य पद को हम 2 भाग में कैसे बांटेंगे? इसी प्रकार बांटेंगे कि प्रथम पद का गुणांक गुणे अंतिम पद का गुणांक ले लेते हैं, दोनों का गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद उसे 2 ऐसे भागों में बांटते हैं जिनका योग अथवा अंतर मध्य पद के गुणांक के बराबर हो। तो यहाँ क्योंकि योग पर आ रहा है, बहुत जगह अंतर भी आएगा, हम अंतर से भी आपको बता दे रहे हैं। तो चलें अब इसको 5 के स्थान पर हम क्या आएंगे 2 + 3 x² - 2 + 3 और x गुणा हुआ है तो यहाँ x लिख दें +6 = 0। चलो खोल दे कोष्टक, x² - 2x - 3x और +6 = 0। चलो 2 का जोड़ा बनाए, यहाँ x कॉमन होगा, दोनों में है, केवल x है 2 नहीं है, x इसमें भी है x इसमें भी, x कॉमन कर लें तो x - 2 हो गया। यहाँ देखें माइनस यहाँ है तो कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि तो प्लस होना चाहिए, तो माइनस कॉमन करेंगे, इसमें 2 -2 है क्योंकि माइनस × माइनस = प्लस, तो प्लस में 2 माइनस होते हैं, तो इस नाते यहाँ से एक कॉमन कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो चले माइनस कॉमन करें, माइनस और 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 दूना 6, देखो 2 × 3 किया हुआ है तो 3 नहीं है 6 में है, दोनों में से 3 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ आपका बच जाएगा x बचेगा और यहाँ बचेगा -2, तो एक माइनस निकल गया प्लस में से, एक माइनस बचा तो -2 = 2। बाहर वाले को एक कोष्टक में लिखते हैं तो x - 2 और x - 3 = 0। दोनों पदों का गुणनफल शून्य, ऐसा शून्य कभी होता है? 2 पदों का गुणनफल शून्य कब हो सकता है? 2 पदों का गुणनफल शून्य तभी हो सकता है जब उसमें एक पद शून्य हो। किसी संख्या अथवा पद में अगर शून्य से गुणा करेंगे तभी 0 होगा, वैसे 0 होगा नहीं है। जब वैसे 0 नहीं होगा तो इसका मतलब या तो ये शून्य है अथवा ये शून्य है। अब हम मान लेते हैं कि अगर ये शून्य है, यदि x - 2 = 0 तो x बराबर -2 घट जाएगा, x बराबर 2। यदि ये 0 नहीं है तो x - 3 0 है, तो अगर x - 3 = 0 तो x बराबर 3, तो x के 2 मान हो गए 2 और 3। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, न उसका गुणनखंड करने की जरूरत है, आप सिद्धाचार्य जी के सूत्र से इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलो हम किताब से आपको सवाल, चूंकि कल परसों भी हमने इसको बताया था, रिवाइज आज कर दिया और बार बार आप वीडियो को क्लिक करके रिवाइज कर सकते हैं। जब तक आपके समझ में ना आए तब तक इसको आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम किताब से सवाल आपको कराएंगे, कोई सवाल नहीं छूटेगा फिलहाल। सवाल हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, उस सवाल को आप अपनी कॉपी पर नोट करें जब तक आपके पास किताब नहीं है।
और किताब है तो उसको आप टिक कर लें। ये सवाल हम आपको दे रहे हैं, आपको करा रहे हैं। द्विघात समीकरण थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इस कारण हमने इसको पहले शुरू किया। देखिए जांच करना है, जांच कीजिए। पहला प्रश्न है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जांच करना है क्या जो नीचे दिए हुए हैं ये द्विघात समीकरण है। पहला सवाल यहां नीचे, पहला दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर